नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं हिंदी अध्यापक परमजीत इस वीडियो कालांश में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान सपरिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो कालांश में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम अंश आर्यों का आना पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, वह किस तरह से भारतीय संस्कृति से संबंधित है, इन सब बातों पर चर्चा की थी। आज के हमारे इस वीडियो कालांश में आर्यों का आना जो है मुख्य अंश है। आर्यों का आना, प्यारे बच्चों, यह अभी तक एक तरह से सवाल बना हुआ है कि आर्य कहाँ से आए थे। संभावना यह जताई जाती है कि इनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति से बहुत मिलती जुलती है, चाहे वो दक्षिण भारत की संस्कृति हो या उत्तर भारत की हो, पश्चिमी भारत की हो या पूर्वी भारत की हो। हर एक संस्कृति के अंश जो हैं वह इन आर्यों की संस्कृति में विद्यमान हैं, अर्थात पाए जाते हैं। इसलिए बहुत से विद्वानों ने यह भी बताया है कि ये भारत के ही मूल निवासी थे, लेकिन यह सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत समय बाद आए थे, लगभग 1000 वर्ष बाद। यह भी संभावना जताई जाती है कि यह 500 वर्ष, 700 वर्ष या 1000 वर्ष बाद आए हों, 500 वर्ष बाद आए हों। इस तरह के बहुत से तर्क हमारे सामने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि यह बाहर से आए थे, फिर भी इनकी संस्कृति और हमारे भारत की संस्कृति में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला जो इसमें हमारा मुख्य बिंदु है वह है दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों और आर्यों की संस्कृति में समानता। प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत की जो मूल संस्कृति है वह बहुत प्राचीन मानी जाती है। बहुत से विद्वानों ने यह माना है कि आर्यों की संस्कृति और जो दक्षिण भारतीय लोग हैं या प्राचीन जो दक्षिण भारतीय लोग थे उनकी संस्कृति में बहुत सी समानता है। यह समानता चाहे उनके पूजा पाठ को लेकर हो, उनके रहन सहन को लेकर हो, उनके सामान्य जीवन में जो भी उनके कर्म थे अर्थात काम थे उनको लेकर हो, और उनके व्यापार की स्थिति को लेकर हो। इन सभी संस्कृतियों में या इन सभी कामों में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। इसलिए आर्यों को सबसे पहले ये भी कहा जाता है कि आर्यों के आने से दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में समानताएं पैदा हुई। यह समानताएं भारतीय संस्कृति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने का काम करती रही। इन समानताओं ने भारतीय संस्कृति को यूँ कह लें कि एक सूत्र में बांधने का काम किया। एक सूत्र जो दक्षिण भारत से चला और उत्तर भारत तक, उसमें लगातार यह संस्कृति के जो मोती हैं उसे पिरोकर आर्य और द्रविड़ जो लोग थे उनकी जातियाँ इस संस्कृति रूपी मोती को पिरोकर आगे बढ़ती रही। तो बच्चों, जो दक्षिण भारत के लोग थे, जो जिन्हें द्रविड़ कहा जाता है, क्योंकि वे दक्षिण भारत से हैं, जिन्हें द्रविड़ कहा जाता है, द्रविड़ जातियों के जो लोग थे उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन और आर्यों के रहन सहन और संस्कृति में समानता पाई जाती है। इसलिए एक तर्क यह दिया गया है कि वह भारत के ही मूल निवासी थे। अगला है, इसी दौरान चर्चा की जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक अंत। सिंधु यह एक नदी है। इस नदी के आसपास जितने भी सभ्यताएं आई या विकसित हुई, यह सभी एक समय बाद क्या होती रही, समाप्त होती रही। सिंधु की लहरों के प्रकोप के बारे में प्राचीन काल में बहुत कुछ लिखा गया है कि सिंधु
सिंधु नदी में जब प्रचंड प्रवाह से जल जो है आता था तो उसके आसपास जितने भी नगर गांव बसे हुए थे वह उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाता था। बाढ़ का प्रकोप इतना था कि लोगों ने कभी भी वहाँ पर स्थायी निवास नहीं किया। वह लगातार यह कभी इस जगह पर कभी उस जगह पर यह सोचते रहे कि हमें यहाँ पर एक यूँ कह लें कि यहाँ पर रहने का जो स्थायी निवास है वह मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हर बार जैसे ही बाढ़ आती वो अपने साथ बहुत से गाँव को बहा कर ले जाती। सूखी मिट्टी जो थी वह दोबारा से उस भूमि पर एक परत चढ़ा देती और उसे उपजाऊ बना देती, लेकिन वहाँ पर रहने की स्थिति को जो है बहुत ज़्यादा रहने की स्थिति में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा होने लगी। इसलिए वहाँ आसपास रहने वाले लोग यह मानते थे कि जैसे ही 1 दशक बाद या 2 दशकों बाद बाढ़ की स्थिति पैदा होती थी तो वहाँ पर रहन सहन के जो भी साधन उपलब्ध थे वह सब समाप्त हो जाते थे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जब यह बाढ़ की स्थिति पैदा हुई तो प्रचंड लहरों ने इस सभ्यता को ही एक तरह से धूमिल कर दिया, या यूँ कहें कि इसे नष्ट कर दिया। और जब खुदाई हुई तब यह देखा गया कि एक सतह के बाद दूसरी सतह, तीसरी सतह, चौथी सतह, हर सतह के नीचे एक नए तरीके के मकान जो हैं वह निकलते गए। इसलिए लोगों ने हमेशा यह सोचकर ही उनका निर्माण किया या उनकी व्यवस्था बनाई कि पता नहीं कब यहाँ पर बाढ़ या किसी अन्य तरह का प्रकोप पैदा हो जाए जिसके कारण हमें अपने मकान को दोबारा से बनाना हो। इसलिए वह प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल, तृतीय मंजिल इस तरह से इमारतें बनाया करते थे ताकि एक बार यदि बाढ़ आ गई तो हम दूसरे अपने ऊपर वाली मंजिल पर जाकर रहना आरंभ कर दें। इसके बाद बेटा अगला है बालू की सतह के नीचे बालू अर्थात रेत के नीचे मिले अवशेष। बालू की अब देखिए, जब कहीं पर भी जब जल प्रलय हो अर्थात बाढ़ आ जाए तो वहाँ पर जो नदी है वह अपने साथ या तो जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती है या रेत लाती है। अब जो पश्चिमी हिस्सा है जहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं अर्थात गुजरात की तरफ जहाँ पर सफ़ेद रण भी जिसे कहा जाता है, सफ़ेद रेत जो मिलता है, और वहाँ से लेकर जो आज पाकिस्तान में स्थित जो सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे अवशेष मिले हैं वहाँ तक रेतीला स्थान था। रेत की आंधी इस तरह से चलती थी कि वह अपनी एक सतह के नीचे पूरी की पूरी एक मकान को भी अपने सतह के नीचे दबा देती थी। जब इतिहास के जो कार्यकर्ता या इतिहास लिखने वाले जो हैं, या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो लोग हैं जो इस तरह से खोज करते हैं, अवशेषों की जो खोज करते हैं, उन्हें इस बालू की सतह के नीचे, हर सतह के नीचे अलग तरह के मकान मिले। वह लगातार खोदते गए तो उन्होंने यह देखा कि लोगों ने वहाँ पर अपने जो घर हैं वह इतनी मजबूती से नहीं बनाए थे। उन्हें पता था कि कभी भी या 1 दशक बाद या 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी यदि किसी भी तरह का तूफ़ान या जल प्रलय आई तो हमें यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हर सतह के नीचे अलग तरह के मकान जो हैं वह उन्हें मिले। अब इस बात से यह भी पता लगता है कि यदि एक सभ्यता वहाँ पर समाप्त हुई तो उसके अंतराल के बाद, कुछ अंतराल के बाद वहाँ पर दूसरी सभ्यता का भी आगमन हुआ। लगातार यूं ही यह सिलसिला चलता रहा। भारत में एक समय जब भारत के पश्चिमी छोर पर यदि सिंधु घाटी सभ्यता जो विद्यमान थी उसके समाप्त होने के बाद यदि कोई अगली सभ्यता आई हो तो उसके रहन सहन का, उसके वहाँ पर कार्य करने के या वहाँ के लोगों के व्यवहार की स्थिति सब में अलग अलग क्या था, बदलाव था। इसलिए हर सतह के नीचे अलग तरह के अवशेष मिले, अलग तरह के
कृषि करने के औजार मिले, अलग तरह से व्यापार की अलग अलग मुद्राएं भी प्राप्त हुई। इस तरह से हर सतह के बाद, यदि यूँ कहें कि हर सतह के बाद एक कम अंतराल पर नई सभ्यता का जन्म हुआ, तो इसमें कोई भी झूठ नहीं होगा। इसके बाद बेटा जो अगला हमारा मुख्य बिंदु है वह है यहाँ पर आर्यों का जीवन। आर्यों का जीवन सभ्यता के समाप्ति पर या इसी सभ्यता के दौरान यदि भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो यह उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इस सभ्यता के अनुसार यदि वहाँ पर व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी थी, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वह विदेशों में व्यापार किया करते थे, तब आर्यों ने भी इसी तरह की जीवन पद्धति को या जीवन शैली को अपनाना आरंभ किया। लेकिन उन्होंने स्वयं हस्त कार्यों को करना आरंभ किया, जैसे अलग अलग तरह से मुद्राएं बनाना, अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बनाना, अलग तरह से मकानों के जो नक्शे हैं उन्हें बनाना, ताकि जो मकान बनाने की एक शैली पीछे से चली आ रही थी, पुरानी शैली चली आ रही थी, उसे उन्होंने उसमें थोड़ा सा बदलाव करने का जो है एक नया कार्य किया। अब मकानों की जो निर्माण शैली थी उसमें भी भिन्नता आई। आर्यों का जीवन इस सभ्यता के अनुसार किस तरह से अलग था। उस समय जो भी कार्य किए जा रहे थे, आर्यों को उन कार्यों में जो कार्य अच्छे लगे उन्होंने वो अपनाए, अन्यथा वह अपने जीवन को अपने अनुसार ढालते चले गए। उन्होंने यदि मूर्ति पूजा का विरोध किया तो उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा को नहीं अपनाया, और लोगों को भी यह शिक्षा देने में वह बहुत एक अच्छा, इस दिशा में अच्छा कार्य करते रहे। आर्यों के जीवन पर कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय सभ्यता जो है उसका प्रभाव था। आर्य दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी उसी से संबंधित उनकी संस्कृति थी, इसलिए उन्होंने अपनी संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति की समानता का जो है पूर्ण रूप से लाभ उठाया, और इस संस्कृति को उन्होंने पूर्ण विकसित करने के लिए वहीं पर रहकर अपने और भारत में जितना भी प्राचीनतम लेख, अभिलेख या प्राचीन ग्रंथ थे उनमें उन्हें लिखने में या उन्हें और ज़्यादा उजागर करने में एक मुख्य भूमिका निभाई। अंततः इस अंश के अंत में हमें आर्यों के जीवन और उनके यहाँ पर आने के जो संकेत हैं वह मिलते हैं। उन्होंने भारत में रहकर किस किस तरह से किस किस वस्तु में या किस तरह के सामान्य जीवन में बदलाव किया और किस तरह से संस्कृति को और विकसित किया। इसलिए नेहरू जी ने अपनी इस पुस्तक के जो तीसरा अध्याय है सिंधु घाटी सभ्यता और उसका जो अंश है आर्यों का आना, इस अंश के अंत में उन्होंने आर्यों और द्रविड़ जातियों को भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि बताया है। तो हमारा जो अंतिम मुख्य बिंदु है वह क्या है? आर्य और द्रविड़ जातियाँ भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि। प्यारे बच्चों, नेहरू जी ने इस अंश के अंत में यह बताया है कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपराएं हैं, जिनके कारण भारत को विश्व में एक विशेष स्थान प्राप्त है, उसके प्रतिनिधि किसे बताया गया है? आर्य और दक्षिण से जो हमारी द्रविड़ जातियां हैं उन्हें। यहाँ पर जो प्राचीन साहित्य हमें प्राप्त होता है, चाहे वह संस्कृत साहित्य है, हिंदी साहित्य है, इतिहास से संबंधित जितनी भी जो प्राचीन पुस्तकें हैं वह हमें प्राप्त होती हैं, उनमें भी यह बताया गया है कि आर्य और द्रविड़ जातियाँ जो हैं इन्होंने अपनी संस्कृति को और अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक उस महत्वपूर्ण
कदम को और आगे बढ़ाया है, जिसके कारण भारत विश्व की अन्य संस्कृतियों से अलग या एक विशेष रूप में उभर कर सामने आए। यहाँ पर भारतीय संस्कृति को यदि प्रतिनिधि माना जाता है, भारतीय संस्कृति को यदि आज भी विश्व में प्रतिनिधि संस्कृति माना जाता है, तो इसके पीछे जो विशेष कार्य है वह किसका है? आर्यों और द्रविड़ जातियों का है। आर्यों के आने से जो पश्चिमी भारत है उसे वहाँ पर एक तरह से जो हाथ के कारीगर लोग थे, अर्थात जो हस्तशिल्प थे, जो अपने हाथों से किसी भी कार्य को करने में सक्षम थे, उन्हें नए नए रोज़गारों के बारे में बताया गया। आर्यों के द्वारा उन्हें यह भी बताया गया कि किस तरह से व्यापार को फैलाने के लिए हम नए नए तरीक़ों से अपने जो हमारी जो विशेष वस्तुएं हैं उन्हें और नए तरीके से बनाकर किस तरह विदेशों में भेजा जा सकता है। और इसी के साथ साथ अपनी संस्कृति को वह आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उसी समय साहित्य की या यूँ कह लें कि इतिहास की रचना में भी विशेष योगदान दिया। तो प्यारे बच्चों, आर्यों का आना भारत में एक बहुत ही विशेष बात है। इन आर्यों के आने से भारतीय संस्कृति जो पहले विकसित थी अब और आगे बढ़ने लगी और पूर्ण विकसित होकर भारतीय जो इतिहास है उसमें आर्यों ने और उन द्रविड़ जातियों ने एक विशेष भूमिका निभाई। आज के इस वीडियो कालांश में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रथम अंश समझ आया होगा। इसके बाद अगले वीडियो कालांश में इसी पाठ से संबंधित एक नए कालांश के साथ फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।